हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम उपन्यास की श्रृंखला में किसको पढ़ेंगे? अमृतलाल नागर और चतुरसेन शास्त्री को पढ़ेंगे। किसको? अमृतलाल नागर और चतुरसेन शास्त्री को पढ़ेंगे। इन दोनों के उपन्यास बहुत फेमस है। देखिए तो अमृतलाल नागर के जितने भी उपन्यास हैं, जितना भी मैंने यहाँ लिखा है, इन सब को किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा गया है। कालक्रम में पूछा गया, उनका विषय पूछा गया है या उनका समय पूछ लिया गया है। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखना और देखना अभी इतने सारे उपन्यासों को हम चुटकियों में कैसे याद कर लेते हैं। तो ठीक है, हम ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अमृतलाल नागर, इनका जो उपन्यास है पहले पढ़ लेते हैं। महाकाल, सेठ बाकेलाल, बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नूपुर, अमृत और विष, सात घूंघट वाला मुखड़ा, एकदा नमिषा रड़े, मानस का हंस, नाच्यो बहुत गोपाल, खंजन नयन, बिखरे तिनके, अग्निगर्भा, करवट, पीढ़ियाँ। एक है कड़ियाँ, वो इनका नहीं है, वो किसका है? भीष्म साहनी। कड़ियाँ अगर पूछे तो भीष्म साहनी का वो नाटक है, लेकिन पीढ़ियाँ पूछ रहा है तो अमृतलाल नागर का क्या है? उपन्यास है। अब कैसे याद रखें? अमृतलाल नागर मैंने याद किया था। अमृत और विष को किसने पी लिया था? महाकाल किसे कहा जाता है? शंकर को कहा जाता है। अमृत और विष को किसने पी लिया था? उन्होंने ही पी लिया था, महाकाल। अमृत और विष, जब समुद्र मंथन हुआ तो जब अमृत निकला तो उसको राक्षस ले लिया और जब विष निकला तो उसको देवताओं को दे रहे थे, तो उसमें कौन पिया? महाकाल, शंकर भगवान पीते हैं विष को। और यहाँ है अमृतलाल नागर, अमृत और विष को किसने पिया? महाकाल ने पिया। और पी के वो क्या बन गए? सेठ बाकेलाल बन गए। सेठ बाकेलाल, उनकी आंखें लाल लाल हो गई क्रोध के मारे, सेठ बाकेलाल बन गए। और वह अमृत और विष निकला कहाँ से था? बूंद और समुद्र। कहाँ से निकला था? समुद्र की बूंदों से निकला हुआ था वो अमृत और विष। फिर आप लोग देखते होंगे कि उसमें मोहिनी रूप धारण करके विष्णु जी आते हैं और वही क्या है, सबको पिलाते हैं। क्या हुआ था उसमें? शतरंज के मोहरे, शतरंज के मोहरे की तरह उसमें खेल खेला जाता है। और सुहाग के नूपुर, नूपुर पहन के मोहिनी का रूप धारण करके आते हैं विष्णु भगवान। सुहाग के नूपुर पहन के अमृत और विष को क्या करते हैं? सात घूंघट वाला मुखड़ा, मतलब मुखड़े पे क्या है? घूंघट है, दुल्हन बने हुए हैं। सात घूंघट वाला मुखड़ा ओढ़ के एकदा नमस्रणे, एक एक लोगों को क्या करते हैं? मानस का हंस, मानस के हंस की तरह वो नाचो बहुत गोपाल, नृत्य भी करते हैं। मोहिनी का रूप धारण करके क्या करते हैं? राक्षसों को उनका ध्यान भटकाने के लिए क्या करते हैं? नाचो बहुत गोपाल, मानस के हंस की भांति नाचते भी हैं। और फिर खंजन नयन हो जाता है, तिनके बिखरे तिनके, तिनके क्या हैं? बिखर जाते हैं। फिर अग्निगर्भा, करवट और लास्ट में क्या है? पीढ़ियाँ हैं। अग्निगर्भा, करवट, पीढ़ियाँ, मैंने इनको अलग से याद कर लिया था, चाहे तो आप भी कर ले। कोई अगर गर्भवती होती है तो वो करवटें लेती है, फिर उसकी पीढ़ियाँ वहीं से बदल जाती है, उसकी पीढ़ी में कोई और आ जाता है। फिर से देख लो, अमृतलाल नागर, अमृत को और विष को कौन पीता है? महाकाल, महाकाल पीते हैं और वो सेठ बाकेलाल हो जाते हैं। वो अमृत विष निकला कहाँ से? समुद्र, बूंद और समुद्र से। शतरंज के मोहरे की भांति वहाँ खेल खेला जाता है। सुहाग का नूपुर पहन के विष्णु भगवान आते हैं और अमृत और विष को सात घूंघट वाला मुखड़ा, घूंघट बना के मुखड़े पे क्या करते? एक एक लोगों को एकदा नमिषा रड़े, एक एक लोगों को मानस के हंस की तरह नाचो बहुत गोपाल, बहुत नाचते भी हैं। और फिर खंजन नयन हो जाता है, बिखरे तिनके, बिखरे तिनके क्या हैं? बिखर जाते हैं। एक इसके बाद मैंने याद करवाया, कोई अगर अग्निगर्भा, कोई गर्भवती हो तो करवटें ले लेके रातें गुजरती हैं, फिर उसकी पीढ़ी में कोई और आ जाता है। इसका समय भी आप लोग याद रख लीजिए। महाकाल 47 का है, सेठ बाकेलाल 55 का है, बूंद और समुद्र 56, शतरंज के मोहरे 59, सुहाग के नूपुर 60, अमृत और विष 66 है, सात घूंघट वाला मुखड़ा 68, एकदा नमिषा रड़े 72 है, मानस का हंस बहुत पूछा जाता है ये 72 है, नाचो बहुत गोपाल 78 है, खंजन नयन भी पूछा जाता है 81 का है,
बिखरे तिनके 82 और ये सब 83, 85, 90 का है। इसमें पूछा जाता है कि मानस का हंस किसके जीवन पर आधारित है। तो आप लोग याद रखिए, रामचरितमानस की रचना किसने की है। तो सिंपल सा सवाल है, रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की है, तो ये किसके जीवन पर आधारित हो जाएगा, तुलसी के जीवन पर। और खंजन नयन ये भी पूछता है कि खंजन नयन में किसकी जीवनी है, किसके जीवन पर आधारित है। तो यह सूरदास के, किसके, सूरदास के जीवन पर आधारित है। यहाँ से मैंने याद किया था, नयन सूर होता है, कभी कभी हमें एग्जाम में नहीं याद आता है, तो याद रख लीजिए कि नयन किसके नहीं थे, सूरदास के पास नयन नहीं थे, नेत्र नहीं थे, नहीं दिखाई देता था। तो खंजन नयन किसके जीवन पर आधारित है, सूरदास के जीवन पर आधारित है। और महाकाल, महाकाल क्या है, ये बंगाल की त्रासदी के ऊपर है। क्या है, बंगाल में जब अकाल आया था, बंगाल अकाल के ऊपर आधारित है। इसको पूछा जाता है इसका विषय, इसलिए आप लोग याद रखिए। बूंद और समुद्र में क्या है, इसमें लखनऊ के चौक का वर्णन है। पूछा जाता है कि लखनऊ के चौक का वर्णन किसमें है, तो ये है बूंद और समुद्र में लखनऊ के चौक का वर्णन है। और एक इनकी रचना है जो करवट है, इसमें भी लखनऊ के एक परिवार की 3 पीढ़ियों का वर्णन है। पूछ सकता है कि अमृतलाल नागर के कौन कौन से उपन्यास में लखनऊ का वर्णन है। तो इनके 2 उपन्यास हैं, बूंद और समुद्र, इसमें भी लखनऊ का वर्णन है। और करवट जो इनका उपन्यास है, इसमें भी लखनऊ के एक परिवार है जिसकी 3 पीढ़ियों का वर्णन मिलता है। इस बात को आप लोग याद रखना। नाचो बहुत गोपाल हो गया, सुहाग के रूप, ये सारी चीज़ें आप मैंने ट्रिक बता ही दिया, एक बार फिर से देख सकते हैं। अमृत और विष को महाकाल ने पी लिया था, सेठ बन गए थे, और वो निकला कहाँ से, बूंद और समुद्र से। शतरंज के मोहरे की तरह वहाँ पे खेल खेला गया। फिर सुहाग के नूपुर पहन के विष्णु भगवान आते हैं, अमृत और विष को 7 घूंघट वाला मुखड़ा पहन के एक एक लोगों को के सामने मानस के हंस की तरह बहुत नाचते हैं, नाचो बहुत गोपाल। फिर खंजन नयन और बिखरे तिनके हो जाते हैं, अग्निगर्भा, करवट और पीढ़ियाँ। एक मैंने और लिया है, एक जन को हैं, कौन है, चतुरसेन शास्त्री हैं। इनकी रचना है वैशाली की नगरवधू, रक्त की प्यास, आलमगीर, वयम रक्षामा, सोमनाथ, गोली, सोना और खून। इसको कैसे याद रखें, इनका समय आप देख लीजिए, मैंने सभी का समय सही सही लिख दिया है। यहाँ पे जैसे चतुर, अगर कोई चतुर व्यक्ति है तो कहाँ शादी करेगा, नगर की वधू लाएगा। होता है ना, सब लोग कहते हैं कि मैं गांव की गंवार लड़की से शादी नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। गांव की लड़कियां भी अब सब बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो गई हैं। लेकिन मेरी जो ट्रिक है किसी के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित नहीं है, बस ट्रिक है। तो जो चतुर होता है वो क्या करता है, वैशाली की नगर वधू, वो नगर की वधू से शादी करता है। और फिर क्या होता है, वो अच्छी नहीं लगती, बाद में उसको उसकी रक्त का प्यासा हो जाता है और आलमगीर बन जाता है। फिर भागता है वहाँ से, रक्षामा कहता हमारी रक्षा करो, कहाँ जाता है, सोमनाथ जाता है। लेकिन वहाँ उसको गोली मार दी जाती है और सोना और खून हो जाता है। फिर से देखो, एक चतुर व्यक्ति है, चतुर है, और वो वैशाली की नगर वधू को लाते हैं, रक्त के प्यासे हो जाते हैं। फिर आलमगीर बन के भागते हैं, लेकिन कहते हैं वयम रक्षामा, मेरी रक्षा करो। सोमनाथ जाते हैं, वहाँ उनको गोली मार दी जाती है, सोना और खून हो जाता है। और वैशाली की नगर वधू जो है ये बौद्धकालीन जीवन से संबंधित है। किससे, बौद्धकालीन जीवन से संबंधित रचना है। आलमगीर आप देख रहे हैं, आलमगीर भीष्म साहनी का भी एक नाटक है, इसलिए आप लोग याद रखना। नाटक अगर पूछता है तो भीष्म साहनी, और अगर उपन्यास पूछता है तो चतुरसेन शास्त्री हो जाएगा। मुझे लगता है कि आप लोगों को याद हो गया होगा। फिर से आप देख लीजिए, वैशाली की नगर वधू चतुर हैं, चतुर व्यक्ति हैं, वैशाली की नगर वधू को लाते हैं, फिर उसके रक्त के प्यासे हो जाते हैं, रक्त की प्यास, आलमगीर बन के वयम रक्षामा, अपनी रक्षा के लिए भागते हैं सोमनाथ, और वहीं गोली मार दी जाती है, सोना और खून बन जाता है। तो ठीक है, प्लीज़ आप मेरी मेहनत को बेकार मत जाने दीजिएगा, याद करिए, ऐसे ऐसे धीरे धीरे रचनाओं को याद कर लीजिए, और शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।